हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रियंका। आप सब इस वीडियो में क्लास 9 लेसन 1 के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका अपना द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। अर्थात जिन वस्तुओं को कहीं रखने पर वह जगह ले रही हों और जिनको उठाने पर भार का एहसास हो वह पदार्थ कहलाता है। उदाहरण: किताब, कलम, पेंसिल, जल, मेज, कुर्सी आदि। ये सब जहाँ रखी जाती हैं जगह घेरती हैं तथा इनको उठाने पर इनके द्रव्यमान का एहसास होता है, तो ये सब पदार्थ हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मन में उठता है, क्या हवा पदार्थ है? तो हम लोग जान लेते हैं कि हवा पदार्थ है या नहीं। इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। 2 गुब्बारा ले लेते हैं। एक गुब्बारे में हवा भरते हैं। हवा भरने पर हम देखेंगे कि गुब्बारा फूल जाता है, अर्थात जो हवा उसमें भरी जा रही है तो हवा अपना स्थान घेर ले रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि हवा स्थान घेरती है। तो पदार्थ की परिभाषा में ये था कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, तो हवा स्थान घेरती है, अतः इसमें पदार्थ का कुछ गुण पाया जा रहा है। अब हम लोग यह पता करते हैं क्या इसमें द्रव्यमान भी होता है। तो इसका वेट करना पड़ेगा। तराजू के 2 पलड़े पर एक पलड़े पर फूला हुआ गुब्बारा रख देते हैं और दूसरे पलड़े पर बिना हवा भरा हुआ गुब्बारा रख देते हैं। तब हम देखेंगे कि जिस गुब्बारे में हवा भरी है वह पलड़ा थोड़ा नीचे झुक जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हवा में द्रव्यमान भी होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि हवा पदार्थ है, क्योंकि इसमें दोनों गुण विद्यमान हैं। यह स्थान भी घेर रही है और इसमें द्रव्यमान भी है। नोट: पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब आप पदार्थ की परिभाषा समझ चुके होंगे। आप अपने चारों तरफ स्थित, अपने आसपास स्थित पदार्थ के बारे में अब बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के सामान्य गुण। पदार्थ पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उदाहरण 1 से समझेंगे इसे। एक बीकर में जल ले लेते हैं और बीकर में जल जहाँ तक है वहाँ पर निशान लगा देते हैं किसी पेन से या मार्कर से, चॉक से। अब उसमें 2 या 3 चम्मच नमक डाल देते हैं। फिर एक ग्लास रॉड की सहायता से उस नमक को हिलाते हैं। फिर जो हम लोगों ने मार्क का निशान बनाया था उसको नोटिस करते हैं कि जल का स्तर बढ़ गया या घट गया या स्थिर है, तो हमें पता चलेगा कि जल का स्तर स्थिर है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हम लोगों ने उसमें नमक डाला है, ऊपर से मिलाया है, वह नमक पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था वहाँ जगह ले लिया है। इसीलिए जल का स्तर बढ़ा नहीं है, जो था वही है। नोट देख लेते हैं। जल में नमक घोलने पर जल का स्तर स्थिर रहता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो आप समझ गए होंगे आप सब कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा है
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए भी एक बीकर में जल ले लेते हैं और उसमें स्याही की कुछ बूंदें मिला देते हैं। फिर हम देखेंगे कि स्याही के कण धीरे धीरे पूरे जल में फैल जाते हैं और जल रंगीन हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। गति करने के कारण ही जब इसमें कुछ बूंदें स्याही के मिलाई गई तो वह पानी में चारों ओर फैल गया। नोट देख लेते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, और अगर तापमान घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को K से व्यक्त करते हैं और स्थितिज ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं, कैपिटल K और कैपिटल U। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल K से व्यक्त करते हैं। K बराबर होता है 12 mv²। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है। स्थितिज ऊर्जा सुन लीजिए। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। U बराबर होता है mgh। m है वस्तु का द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण, h है हाइट ऊंचाई। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे हम उदाहरण 3 से समझेंगे। जब टैप ओपन करते हैं तो उससे जो जल की धार निकलती है, अगर उसमें उंगली लगा दी जाए तो जल की धार पहले तो ऊपर की तरफ से बहेगी और नीचे जाकर एक हो जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तैराक जब तैरते हैं तो वो जल की धार को हाथ और पैर से हटाते रहते हैं, और वह जैसे आगे बढ़ते हैं जल की धार फिर एक हो जाती है। इससे भी सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम सब पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन 2 और अवस्थाओं की खोज हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आंस्टीन कंडेंसर। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, ठोस, द्रव, गैस, तो हम सब उसी को पढ़ेंगे। ठोस, द्रव तथा गैस के गुणधर्म। पहले ध्यान से आप सब ठोस, द्रव और गैस के फिगर को देखिए। इसी के आधार पर इनकी व्याख्या की गई है। ठोस के कण बहुत नज़दीक हैं, बहुत क्लोज हैं। द्रव के थोड़े दूर दूर हैं और गैस के बहुत दूर हैं। ठोस के अणुओं के बीच अंतरा अणु का स्थान, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस, बहुत कम है। द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक है। गैस के अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान ठोस द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसलिए ठोस के अणुओं में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है।
गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत बहुत कम होता है, अर्थात नगण्य माना जा सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। ठोस के बीच अंतराणविक स्थान या अंतराणु स्थान इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए इनके अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। द्रव के अणुओं के बीच अंतराणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इनके अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस के अणुओं के बीच अंतराणविक स्थान ठोस द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, इसलिए इनके अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल बहुत बहुत कम होता है। हम लोग नगण्य भी मान सकते हैं इसे। अब हम सब इसका अध्ययन करेंगे। पहला है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। क्यों आकार और आयतन निश्चित होता है? क्योंकि इनके अणु बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ये केवल अपने ही स्थान पर वाइब्रेट करते रहते हैं, अपने ही स्थान पर हिल सकते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है और ये इधर उधर आ जा सकते हैं, इसीलिए इनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इनके अणुओं में बहुत अधिक अंतराणविक स्थान पाया जाता है, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इनका आकार आयतन कैसे निश्चित है। अगर हम किसी पत्थर के टुकड़े को, ईंट को हम लोग किसी बाल्टी में रख देते हैं तो वह जिस आकार का था उसी का आकार का रहेगा और आयतन भी उसका निश्चित रहेगा। अगर द्रव को हम किसी ग्लास से बाल्टी में रख देते हैं तो उसका आकार बदल जाएगा और आयतन उसका निश्चित रहेगा, किंतु अगर गैस को किसी कंटेनर में रखें तो उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेगा। अगर उस कंटेनर से किसी बड़े रूम में छोड़ दिया जाए तो वह रूम का आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लेगा। दूसरा है असंपीड्य ठोस। असंपीड्य होते हैं मतलब इन्हें प्रेशर देके दबाया नहीं जा सकता। द्रव कम संपीड्य होते हैं। द्रव को अगर प्रेशर दिया जाए तो ये थोड़ा बहुत दब सकते हैं ठोस की तुलना में। गैस को बहुत अधिक संपीड्य किया जा सकता है, बहुत अधिक दाब देके दबाया जा सकता है, पास किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें दाब देके बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं लाया जा सकता। द्रव के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान थोड़ा ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इन्हें दाब देके थोड़ा और नज़दीक लाया जा सकता है। ठोस के अणुओं के बीच में अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए इन पर दाब लगाकर इनके अणुओं को बहुत नज़दीक लाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं गैस के सिलेंडर से। गैस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वह बहुत अधिक प्रेशर देके सिलेंडर में भरा जाता है और जब सिलेंडर में भरा जाता है तो दाब बढ़ाने पर वह लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, द्रव अवस्था में हो जाता है। जैसे ही रेगुलेटर ऑन करते हैं मतलब उस पर से दाब हटाया गया तो वह पुनः गैसीय अवस्था में हो जाता है, अर्थात गैस को संपीड्य किया जा सकता है। अगला कठोर। जो ठोस होता है वह कठोर होता है। द्रव में बहाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकता है। गैस में भी बहाव होता है, गैस भी बहता है। अगला है
निश्चित सीमाएं, ठोस की सीमाएं निश्चित होती हैं। जैसे पत्थर को हम लोग चाहे ज़मीन पे रख दें, बाल्टी में रख दें, कहीं रख दें, तो उसकी जो सीमा है चारों तरफ की, उसका जो आकार है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और अगर द्रव को हम कहीं रख दें तो उसकी सीमा अनिश्चित है। बाल्टी में रख दोगे तो बाल्टी के आकार का, ग्लास में रखोगे, बॉटल में रखोगे तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसकी सीमा अनिश्चित होती है। ऐसे ही गैस की सीमा भी अनिश्चित होती है। जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लेगा। ठोस का एग्जाम्पल है चौक, पेन, ईंट। द्रव का एग्जाम्पल जल, तेल, दूध आदि। गैस का ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ये जो पदार्थ हैं इनकी जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, क्या इनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो तापमान में परिवर्तन करके इनकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है, या दाब में परिवर्तन करके इनकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि तापमान में परिवर्तन करके कैसे इनकी अवस्था को बदला जा सकता है। ठोस है, ठोस को अगर गर्म कर दें तो वह द्रव में बदल जाएगा, और अगर द्रव को गर्म करें तो वह गैस में बदल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, ठोस को गर्म कर दें तो द्रव में बदलेगा, और द्रव को गर्म कर दें तो गैस में बदल जाएगा। और अगर हम गैस को ठंडा कर देते हैं तो पुनः द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को ठंडा कर देते हैं तो पुनः ठोस में बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बर्फ़ ले लेते हैं, क्या ले लें? बर्फ़ ले लें और बर्फ़ को गर्म कर दीजिए तो वह द्रव में बदल जाएगा, और अगर द्रव को गर्म कर दीजिए तो वह जलवाष्प में बदल जाएगा, और अगर उस जलवाष्प को एकत्रित करके ठंडा कर लीजिए तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को अगर पुनः ठंडा कर दीजिए तो पुनः बर्फ़ में बदल जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे कि दाब परिवर्तन करके कैसे अवस्था परिवर्तन किया जाता है। ठोस है, ठोस पर अगर यहाँ से देखते हैं, गैस है, गैस पर अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो वह द्रव में बदल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही सिलेंडर वाला एग्जाम्पल बताया कि गैस पर दाब बढ़ाकर ही वो सिलेंडर में भरा जाता है, तो सिलेंडर में वह द्रव अवस्था में होता है। और अगर द्रव पर दाब बढ़ा दिया जाए तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर ठोस का दाब घटा दिया जाए तो वह द्रव में बदल जाएगा, और अगर द्रव पर दाब घटा दिया जाए तो वह गैस में बदल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल, ये जो मार्केट में लाइटर आता है जलाने वाला, लिक्विड वाला, तो उससे भी समझ सकते हैं कि उसमें एक लिक्विड भरी होती है, और उस लिक्विड को प्रेशर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, और जैसे ही दाब हटाते हैं तुरंत वह गैसेस स्टेट में बदल जाता है। देखिए, द्रव का अगर दाब हटा देते हैं तो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही।